बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है रम अहमद। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में खेले गए सनसनीखेज मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की और ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग भी रही। टीम के कप्तान डेविड वार्नर ने 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाए। मोइन अली की ज़बरदस्त इनिंग्स थी, उन्होंने 29 गेंदों पर 48 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 10 गेंदों पर 22 रन बनाए और कोयटा के अगर हम बात करें तो अहमद दानियाल ने 3 और अलराजी जोसेफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो कप्तान है सऊद शकील, उन्होंने 33, शामिल हुसैन ने 52 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। ताहम ग्लैडिएटर्स की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 167 रन ही वहां तक ही वो महदूद हो सके। जबकि किंग्स के हसन अली की बात करें तो उन्होंने 4 विकेटें हासिल की और इसके अलावा कराची को उन्होंने फतह दिलवाई। PSL का तीसरे मैच में पिंडीज में पेशावर ज़ल्मी के साथ आमना सामना है। ये मैच इस वक्त चल रहा है और देखना यह है कि ये बदलती हुई सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अभी अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 182 रन बना लिए हैं पेशावर ज़ल्मी ने और 214 रन बनाए थे पिंडीज की टीम ने, यानी 215 रन का टारगेट दिया है। तो ये इस PSL का 200 प्लस का पहला स्कोर है और अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हुई है पिंडी की टीम, जो कि पहले से कहा जा रहा था कि एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स हैं इस PSL के सीजन में। इस मैच पर एक और भी मैच आज खेला जाना है, उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये हमीद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद उवैस और हमारे कोरिस्पॉन्डेंट उस्मान खान भी हमें लाहौर से ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप यासिर भाई एंड उवैस? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? बिल्कुल आप ठीक। दोनों को कल कोयटा की चाय पसंद आई? कोयटा की चाय तो हमेशा से अच्छी। नहीं, कल पसंद आई भाई बैड लक, कोई बुरा दिन भी हो सकता है। अदरवाइज उस्मान भाई की तरह ये वो वाला मैच नहीं था जो हमने खैर पहले मैच में देखा, बिल्कुल ही वन साइडेड और वो फाइट ही नहीं थी। लेकिन एटलीस्ट ये मैच कुछ बेहतर कंपैरेटिवली गया है। लेकिन ठीक है, हार्ड लक टू कोयटा ग्लैडिएटर्स। यासिर भाई, एक तो मैच अभी चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि उसी से शुरुआत कर लें। पिंडीज की टीम 214 रन तक गई, ये उनका PSL का पहला सीजन भी है। कैसे देख रहे हैं उनकी ओवरऑल इनिंग्स को? देखिए 214 बहुत अच्छा स्कोर है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑब्वियसली दिन का मैच है और डे में बैटिंग बहुत आसान होती है। जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, 83 रन जो किए यासिर खान ने, बड़ी फ्लूएंट इनिंग खेली है, बड़ी सुथरी शॉटें खेली हैं उन्होंने। एक अच्छी फाउंडेशन उन्होंने दी और उसके साथ फिनिश बहुत अच्छा किया उनकी जो बैटर्स हैं उन्होंने। तो 214 का स्कोर हमेशा देखें, 200 का जब भी बोर्ड पे स्कोर लगेगा, चाहे जैसा पिच भी हो, प्रेशर ज़रूर आता है। बट वही टीमें जीतेंगी। रात को थोड़ा सा मैं इसके साथ मर्ज करूँगा रात का मैच के, जिस तरह हमने देखा शामिल ने बहुत एक्सीलेंट इनिंग खेली है। 52 जो उसने किया 23 बॉल्स पे, तो उसने ही शोड हिज टैलेंट और प्रॉमिस शो किया और कोयटा को बहुत ही अच्छा उसने स्टार्ट दिया। लेकिन जब तक मिडल ऑर्डर आपका साथ नहीं देगा तो आप चाहे 6 ओवरों में 80 कर लें, उसका फायदा नहीं है। आप 180 में ही फंस सकते हैं। आप देखिए ना, पिंडीज के सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए। अगर 2 लोग शुरू में आउट हो भी गए तो आगे आके संभाला है उन्होंने टीम को। बिल्कुल, रिजवान भी 41 बनाकर गए, फिर अभी देखिए गुलाम ने 37 रन बनाए। अभी देखिए मैच चल रहे हैं ना, अभी आप देखें ब्रेसवेल और जो समद खेल रहे हैं अभी, ठीक है। शुरू में बाबर ने अच्छी बैटिंग की, हारिस ने अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर भी कर रहे हैं। तो तब जाके आप 200 और 180 का स्कोर आप चेज कर सकते हैं। चाहे आपका टॉप ऑर्डर जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपको मिडिल ऑर्डर, जब हाई स्कोरिंग गेम्स होंगी तो आपको मिडिल ऑर्डर में फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। तो जो टीमें फिनिश करेंगी वही मैचेस जीतेंगी। तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, टॉप ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है, मिडिल ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट, जहाँ पे रोल है हर अपना रोल है। लेकिन वो रोल देखें, रात को हमने देखा है ख्वाजा नाफे, फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं समझूंगा ओवर रेटेड हो गई उनकी परफॉर्मेंस। ओवर रेटेड हो गई? ओवर रेटेड कैसे हो गई? उन्होंने तो कोई परफॉर्म ही नहीं किया। नहीं, मतलब वो थोड़ा सा ओवर हाइप्ड हो गई। सॉरी, ओवर हाइप्ड हो रहे हैं वो। थोड़ा सा उनको टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैम्पा को आप हल्का नहीं ले सकते, वो 6 की 6 बॉल जगह पे गिराने वाला बॉलर है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से वो रेगुलर T20 क्रिकेट खेलता है। तो आपको ये भी देखना है कि आपका ऑपोजिशन कौन से बॉलर बॉल कर रहा है, आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है।
और थोड़ा सा मुझे ख्वाजा नाफे की तरफ से ये है कि थोड़ी शिकायत है, क्योंकि जो टैलेंट उसमें है वो भी वो अपने promise पोटेंशियल पे नहीं खेल रहा, और फिर साथ में उस पर भी प्रेशर आ रहा है। जो क्या है हसन नवाज भी अपना पोटेंशियल लूज़ करता जा रहा है। मेरे ख्याल से ये यंगस्टर्स हैं, इनके लिए ये हमारी अपनी लीग अपना प्लेटफॉर्म है, जिस तरह शामिल ने इनिंग खेली, इस तरह सारे यंगस्टर्स को चाहिए कि इस तरह खेलें। अभी एक विकेट भी मिल गई है, 10 बॉलों पे 17 रन जी, है, 5 हो गए खिलाड़ी जी आउट 5 तो हो गए। अब ब्रेसवेल पे है सारा मैच। लेट्स सी के ये एक फिनिशर माने जाते हैं न्यूजीलैंड की टीम में, तो ये यहाँ पे फिनिश कर तो यहाँ पे कर पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही है। ओवैस, आपका टेक आज के मैच पे जो अभी चल रहा है, पहले तो उस पे बात करते हैं। देखिए कांटे का मुकाबला है। मुझे पता है कि ऑन द पेपर अब ये जब कह आप रहे बात कांटे का करते मुकाबला हैं, है, ये ऑफ एयर कुछ और कह रहे थे। मैं पहले भी कह चुका था कि रावलपिंडी की टीम ऑन द पेपर, क्योंकि जब आप उनका स्क्वाड का ब्रेकडाउन लेते हो वो आपको ज़्यादा सेटल नज़र आती है एज कम्पेयर टू ज़ल्मी की। अगर आप मेन बॉलर्स की अगर आप बात करते हैं, खास करके आमिर जमाल एस एन ऑलराउंडर, अली रज़ा पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है। अंडर 19 के अंदर एक क्विक फास्ट बॉलर है, लेकिन उन्होंने आज भी 3 ओवर में लगभग उन्होंने 42 रन खाए। आमिर जमाल की बात करें 3 में वो 42 रन खा चुके थे। उसके बाद एरन हार्डी की बात करें, वो क्योंकि चले नए प्लेयर इन कंडीशंस के लिए 3 में उनको 36 पड़ा है। सुफियान मुकीम को फिर कहते हैं ना, जो एक प्लेयर होता है चुप करके हमेशा वो एक शटअप कॉल देता है अपनी परफॉर्मेंस पे, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया आज भी चुप करके खामोशी से परफॉर्म करे। मैं सुफियान मुकीम की बात कर रहा हूँ, उसने परफॉर्म किया। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पिंडी की अपना विकेट के अपना इस पे आ जाए, अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये 9वीं दफ़ा है क्योंकि ज़ल्मी ने पावर प्ले के अंदर 60 रन प्लस लीक किए हैं। दैट शोज के आपका जो बॉलिंग यूनिट है वो स्ट्रगल करता हुआ पिछले सीजन्स के अंदर भी नजर आया। इस दफ़ा भी हमें जब बाबर से बात हो रही थी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश की है ज़ल्मी ने, लेकिन वो आज भी थोड़ा सा डिस्टर्ब वो चीज़ आपको नजर आई। उसके अलावा ज़ल्मी की बात करें, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था पहले बैटिंग करते हुए 10 विन्स उनकी 14 मैचेस में। अगर आप सेकंड की बात करें, जब चेस करते हुए उनकी सिर्फ 2 विन्स हैं 6 मैचेस में। अच्छा। क्योंकि जब आप 190 प्लस टारगेट 200 प्लस का टारगेट है, तो यहाँ पर होता है कि आपने जो आपके ओपनर्स है खास करके उनको एग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। आज एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कि हारिस का, क्योंकि अर्ली है मैच, मैं नहीं कहता कोई टीम बहुत बुरी है इस वक्त, अर्ली अपना पाकिस्तान सुपर लीग है। हारिस ने आज बहुत अक्लमंदी से बाबर आजम उसको लेके चला, जो मुझे अच्छा लगा था। जब बाबर आजम की आप बात करें, वही थोड़ा सा ओल्ड स्टोरी आपको नजर आई, क्योंकि इनिशियली बाबर आजम का जो स्टांस था, खास करके जो उन्होंने 2-3 कवर ड्राइव्स आमिर को भी खेली, बॉल को वॉच किया, लेट जो आउट स्विंग हो रहा था, जो कवर ड्राइव खेली, शोट के यार हाँ अच्छे नजर आपको आ रहे हैं पेस पैट्री के खिलाफ। जैसे ही पावर प्ले से बाहर निकले, जब दायरा खुला, स्पिनर्स आए, वो स्पिन वर्सेस बाबर आजम जो एक लव स्टोरी वाला ट्रायंगल है, वो फिर आपको नजर आया कि स्ट्रगल करते हुए नजर आए। लेकिन थोड़ा सा मैं जितने भी तक मैचेस हुए हैं, मैं हमारे यंगस्टर्स जो ओपनर्स हैं खास करके उनको ज़रा एनालाइज करा था। यासिर खान की बात कर लें, आप हसन की बात का अपना इनकी बात करें, हारिस की बात कर लें, कल के मैच की बात करें, बहुत अर्ली की कोशिश होती है कि हम मिड विकेट जोन जो एरिया उसको हम टारगेट कर सके, क्योंकि बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा है इस विकेट के ऊपर, तो आपको जरा बड़ा वॉचफुल रहना पड़ना है इस चीज पे। लेकिन आप पिंडी की बात करें, यासिर खान, रिजवान स्क्वाड वो है जो कि यासिर खान आपको पता है मुल्तान में भी इसके साथ रहा है रिजवान के। यासिर खान की अगर डोमेस्टिक रिकॉर्ड की बात करूं, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान शाहीन्स के लिए बात करूं, जो एग्रेसिव अप्रोच के साथ वो लड़का खेला, ये इंटेंट हमें चाहिए, खास करके ओपनिंग के अंदर रिजवान ने उसका अच्छा साथ दिया। लेकिन एक थोड़ी गलती जो मुझे लगता है कि इसमें ज़ल्मी जो कर गया था वो ये था, ब्रेसवेल अभी तक मौजूद है क्रीज के ऊपर। ब्रेसवेल बड़ा जबरदस्त एक इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन शायद ब्रेसवेल से पहले इनको अब्दुल समद को भेज देना चाहिए था, क्योंकि आपको एक ऑर्डर में कह रहा था कि राइट हैंड का भी होता है ना, वहाँ पे लेग स्पिन बॉल कर रहा था। लेग स्पिनर की अगर आपके साथ एक एंड पे लेफ्ट हैंडर खड़ा हो और राइट हैंडर हो, तो लेग स्पिनर की लाइन नहीं बनती। दोनों साइड पे राइट हैंडर होंगे तो लेग स्पिनर लाइन बनाता है। ऑल्दो बड़ा अच्छा खेल के गए 300 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। मैच देखे ना, वो बहुत करीब लगा गया। 8 चाहिए आपको 9 बॉल्स में, कहां पर आपने याद हो 19 में शायद पता नहीं 41 था, 40 चाहिए था, बहुत करीब जो उनसे ब्रेसवेल और अब्दुल समद लेके इसको मैच को लेके गए। तो स्टिल मैच पेशावर ज़ल्मी से बाहर नहीं है, लेकिन मैच तो जीत गए, जो मैच ऑलमोस्ट जीत रहते हैं और 7 बॉल, लेकिन जितना ये मैच अपना इतना तगड़ा मैच ये गया है, दैट शोज के सिर्फ ज़ल्मी का मैं कहता हूं कि उनको जो बॉलिंग यूनिट है उस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बॉलिंग यूनिट पे थोड़ी सी काम करने की जरूरत है। आपको भी यासिर भाई ऐसा लगता है कि ये जो बॉलिंग यूनिट की ओवैस बात करें, थोड़ा सा इसको या बेहतर यूटिलाइजेशन की देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है इस पिच पे। अगर 214 उन्होंने खाया तो 19वें ओवर में 214 चेस कर रहे हैं, इट मीन्स कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। लेकिन स्टिल इस पिच पे जो बॉलर बच जाता है तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, या उसकी किस्मत अच्छी होती है या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। अगर आप बात करें इनकी बॉलिंग देखें, अगर आमिर जमाल वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहे हैं,
हर किसी ने मार खाई, क्योंकि पिच ही ऐसा है कि यार Batting जहाँ pitch से है, बिल्कुल। बैटिंग पिच है और बाउंड्री भी एक साइड की बहुत छोटी है, तो मार्जिन ऑफ एरर कम है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आप देंगे बॉलर को थोड़ा सा मार्जिन। यासिर, लेकिन मैं थोड़ा सा ना एनालाइज खास करके अली रजा को करा था, क्योंकि इज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान। 4 डे क्रिकेट भी खेला हुआ है, सियालकोट रीजन को उसने जितवाया भी है। अंडर 19 जो हम वर्ल्ड कप खेले थे, इससे पहले एशिया कप के अंदर भी बड़ा क्रूशियल एक वो प्लेयर हमेशा आपका रहा है। He's got a experience, लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, विद द पेस इस विकेट के ऊपर आप किसी को नहीं अंडर प्रेशर लेके आ सकते, आपको वेरिएशंस चाहिए हाँ। थोड़ा सा। उसके आज भी अगर आप मैच में देखें ना, जो उसने मार खाई है, वो ज्यादा उसकी कोशिश थी कि मैं अपनी पेस से और शॉर्ट द लेंथ के ऊपर ज्यादा रिलाई लेके आया, क्योंकि जब ऐसा एक प्लेयर होता है, खास करके जब आप अंडर 19 स्ट्रक्चर के अंदर, मुझे याद है तभी मैं बात कर रहा था कि उसको काबू में उसके दिमाग को रखना मुश्किल होता है। क्यों? उसका एक्सपोजर अंडर 19 से निकल चुका होता है, वो PSL खेला हुआ है, रीजन खेल चुका हुआ है, तो उसको थोड़ा सा काबू करना ना कप्तान के लिए, उसको साथ लेके फील्डिंग प्लेसमेंट क्या चाहिए, मुश्किल होता है। तो आई गेस ही जस्ट नीड्स टू वर्क ऑन दिस, क्योंकि बेस्ट माइंड जिस वक्त बैठे हुए हैं डग आउट के अंदर, ज़ल्मी का थिंक टैंक बड़ा है, छोटा थिंक टैंक नहीं बैठा हुआ। दे जस्ट नीड टू वर्क ऑन द पेस बैटरी, लेकिन जो अभी यूनिट चल रहा है उनकी परफॉर्मेंस, आई गेस क्या ज़ल्मी ऑलमोस्ट मैच जीत चुका है। He is very young, he has lot of time to learn, I think। और अच्छी बात यह कि प्रसिस्ट कर रहा है ज़ल्मी उनके साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह मैं कह रही हूँ कि 200 से ऊपर आज के मैच में स्कोर गया है, ठीक है शायकीन भी नहीं है, चले जितने भी मैचेस तक नहीं है, उनको जोड़े रखने के लिए ऐसा चाहिए ना कि 4-5 मैचेस तो एटलीस्ट मजीद ऐसे आए कि वो 200 प्लस या इवन 250 तक जाएं। जिस तरह आप पहले बात भी कर रहे थे कि बैटिंग विकेट है, इस पे रन्स बनेंगे। बिल्कुल, देखें इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 200 के ऊपर 200 चेज होना बहुत कम, जिस तरह रियर ने कहा कि 2 दफ़ा किया है पेशावर ज़ल्मी। आई थिंक दैट वुड बी थर्ड टाइम के ले जी चेज हो गया। हाँ जी, 214 हो गए, बराबर हो गया जिसको बराबर हो गया। तो आई गेस इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। बाबर आजम इज़ कैप्टन और इनकी टीम के लिए एक बूस्टिंग है, यू नो, कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया लास्ट ईयर भी, और उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज थोड़ा बाबर आजम ही वाज लुकिंग गुड। बैटिंग में उनकी फ्लो नज़र आ रहा था, एक फ्लेयर नज़र आ रहा था, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। चलें जी, PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडी को शिकस्त दे दी है। एक बड़ा टारगेट था, 214 रन्स बनाए थे पिंडीज़ ने। ऑल्दो पिंडीज़ की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पहली बार वो PSL में एज अ टीम सामने आए और उन्होंने बहुत अच्छा टारगेट दिया। बट अगेन PSL में पेशावर ज़ल्मी का जो सफ़र है वो चलता हुआ आ रहा है और वो एक्सपीरियंस जो है वो हमें नज़र भी आया। तो पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडीज़ को शिकस्त दे दी है और 214 रन्स बनाए थे। रावलपिंडी की टीम ने 215 का टारगेट दिया था। अगर हम स्कोर बोर्ड की बात करें तो रावलपिंडीज़ की जानिब से यासिर खान, उनकी जानिब से बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली गई। 83 रन उन्होंने बनाए 46 गेंदों पर महज और 180 का स्ट्राइक रेट था यासिर खान का। लेकिन वो कहीं ना कहीं रायगां चला गया क्योंकि उनकी टीम जो है वो मैच जीत नहीं सकी है। लेकिन ऑल्दो उनका साथ निभाया मोहम्मद रिजवान ने काफ़ी और उन्होंने 41 रन बनाए। 32 बॉल्स पे 128 का स्ट्राइक रेट उनका भी था, लेकिन वो जीत नहीं सके। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो एक अच्छी साइड हमें नज़र आई। मोहम्मद हारिस की बात करें, 47 रन बनाए। बाबर आजम ने उनके साथ जो है वो निभाया और 39 रन उनकी जानिब से, 39 रन उनकी जानिब से भी बनाए गए। उस्मान खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। उस्मान, मैच का रिजल्ट तो हमारे सामने आ गया है, आप क्या कहेंगे पिंडी वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के इस मैच पे? आई थिंक कमाल का मैच हुआ है और जो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह का नेल बाइटिंग फिनिश हुआ है, क्योंकि एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि पिंडीज की टीम ये मैच ले जाएगी, लेकिन जिस अंदाज में पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स ने अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रखा और प्रेशर में नहीं आने दिया अपने ऊपर और बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। खासतौर पर अगर आप ओपनिंग से ही बात कर लें तो बाबर आजम ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिलवाया और उसके साथ साथ फिर जब मिडिल ऑर्डर के अंदर आप देखें तो माइकल ब्रेसवेल और अब्दुल समद ने जो आकर धुआंधार बैटिंग की है, उससे ये मैच का पांसा पलट गया था। और आखिरी 2 ओवर्स के अंदर खास तौर पर जो सीनियर बॉलर्स हैं मोहम्मद आमिर, उनको 19 रन्स पड़े। फिर उसके बाद नसीम शाह ने भी काफ़ी ज़्यादा रन्स लीक कर दिए, जिसकी वजह से पिंडीज की टीम को ये मैच हारना पड़ा है। और मैं दाद दूंगा जिस अंदाज में खास तौर पर जो बल्लेबाजी की गई है, पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स ने कमाल की बैटिंग की और ऐसा लग रहा था कि जीतने के लिए आए हैं और किसी जगह पर ऐसा नहीं लगा कि अंडर प्रेशर आ गए हैं और बेहतरीन किस्म की बैटिंग की है। जहां तक बात है पिंडीज के बॉलर्स की, तो कहीं ना कहीं पे प्रेशर में नजर आए हैं, कुछ गलतियां हुई हैं खास तौर पर मोहम्मद आमिर से, क्योंकि इतने सीनियर प्रो वो हैं और जिस अंदाज में वो बॉलिंग करते रहे हैं, पास के अंदर उनका एक नाम है। लेकिन
आज उस नाम को कहीं ना कहीं पे उन्होंने थोड़ा सा उसका लेवल डाउन कर दिया है, क्योंकि आज बॉलिंग उनसे उस लेवल की नहीं हुई है। बिल्कुल सही। अभी नसीम शाह की आपने बात की है, उन्होंने 4 ओवर्स में 51 रन्स दिए हैं। ओवैस, आप इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले जब मैच जारी था, आपने आके मेकअप रूम में खास तौर पर ये कहा था कि ये मैच पेशावर ज़ल्मी का नहीं है, और उसकी क्या वजह थी, और आज रिजल्ट भी हमारे सामने। जितना बड़ा स्कोर उस वक्त अपना लगा हुआ था बोर्ड के ऊपर, जब आप ओपनर्स की बात करते हैं, क्योंकि जो एक पेशावर जब आप 200 प्लस चेस करें तो आपके जहन में एक चीज़ होती है कि मैंने 10 या 11-12 रन पर ओवर चलना है। जब तक आपका पावर प्ले लगा रहा, बाबर आजम की बात करूं, मैंने कहा ना कि अगर आप हारिस को देखें, हारिस थोड़ा सा डिफरेंट हारिस आपको नजर आया। एक बड़ी गंदी उसने शॉट खेली थी इनिशियली स्टार्ट के अंदर, लेकिन वो जो एक सीनियर प्लेयर सामने आपको लगा कि मैच नहीं होगा, नहीं, जब वो आउट है ना तो मैंने कहा ये मैच मुश्किल फंसेगा, क्योंकि जब आप मिडल ऑर्डर देखते हैं पेशावर ज़ल्मी का, दे हैव गॉट कुसाल मेंडस, वो अच्छी फॉर्म के अंदर है। आप ब्रेसवेल की बात करें, वो अच्छी फॉर्म है, लेकिन ब्रेसवेल T20 में ज्यादा नहीं जाने जाते, लेकिन उन्होंने आज इनिंग्स बड़ी अच्छी की, लेकिन जिसने पूरा मोमेंटम बना के दिया है वो अब्दुल समद है। 11 बॉल्स में उसने शायद 33 रन किए हैं। याद होगा T20 वर्ल्ड कप जब हम रिसेंटली उसमें जब हमें शिकस्त भी, तो हम अब्दुल समद की बहुत बात कर रहे थे कि उसको टीम से ड्रॉप किस लिए किया गया था। वो एक प्लेयर है जो आप इंटेंट की बात करते हो, जिस पोजीशन में आज भी उसने आपको मैच बना के दिए, इंपॉर्टेंट पोजीशन थी ब्रेसवेल के साथ जो उसने इनिंग्स खेली है। आपने पेस बैटरी की बात की, जब आप थोड़ा सा ब्रेकडाउन 2-3 टीम्स का निकालते हो, क्योंकि आज जाके आपको क्लियर ब्रेकडाउन नजर आएगा कौन सा पेस बैटरी अटैक सबसे अच्छा है टीम का, क्योंकि आज 2 टीमें नहीं खेलेंगी तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जब आप रावलपिंडी का देखते हो, हमेशा एक बात होती है कि हंट इन पेस, इनके पास स्पिन बॉलिंग यूनिट वन ऑफ दी बेस्ट है इस वक्त दुनिया का। रिशाद की बात कर रहा हूँ। पेस बैटरी की बात करते हैं, आमिर वन ऑफ दी क्लेवर माइंड्स, और एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है। मैं हमेशा कहता हूं ही इज गॉट अ गुड इकोनॉमी रेट। आपने हमेशा ऐसे ही चलना है, एक एंड आपका इकोनॉमी रेट को मेंटेन करता है, दूसरे एंड से आप किसकी बात करते रहते हो, पिंडी की बात कर रहा हूं, दूसरे एंड से आप स्ट्राइक करते रहते हो, क्योंकि आपके पास नसीम शाह मौजूद था। मुझे एक चीज समझ में इनकी नहीं आई कि जिस वक्त आमिर बॉल करवा रहे थे, थोड़ा बहुत उनको स्विंग भी मिल रहा था बॉल, क्योंकि पहले ओवर में शायद उनको 2 चौके पड़ चुके थे। दूसरे एंड पे आपको नसीम के साथ ही कैरी करना था। उस वक्त आप बीच में अफरीदी को ले आए, लेफ्टी अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर को ले आए, बॉल अफरीदी से करवाया ना। हां, पहले वही मैं कह रहा हूं, मुझे वो चीज स्ट्रेटजी बाबर की खातिर की थी ना। बाबर थोड़ा सा शेकी होता है स्पिनर के अगेंस्ट शुरू में, अगर उसको तो रिजवान का डिसीजन ठीक था। हाँ, वो ठीक था, आई गेस वो ठीक था, लेकिन बाबर अच्छा खेला। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये चीज इसमें जरूर थी, क्योंकि जिस वक्त आप हंट इन पेस की बात करते हैं तो नसीम शाह वन ऑफ दी फाइनेस्ट फाउंड्स, क्योंकि अभी जब रिसेंट उनके आप परफॉर्मेंस को देखते हो, चाहे PSL में आप देखो, इससे पहले T20 के अंदर उन्होंने फिटनेस पे भी काम किया है, अपने उसने अपना जो वेरिएशन उस पर भी अच्छा काम किया। लेकिन शायद जितना बड़ा स्कोर था, मुझे लगता है कुछ ज्यादा इनका डगआउट रिलैक्स हो चुका हुआ था, क्योंकि इट वाज दैट नॉट इजी कि आप इसको उनको लगा कि भाई मैच हमारे हाथ में पकड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने बाबर को पकड़ लिया, इनका मिडल ऑर्डर एज सच एक्सप्लोसिव है नहीं, तो हम इनको पकड़ सकते हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से, मैं कहूंगा अनएक्सपेक्टेड मैच था, क्योंकि जब आप स्कोर देखें और आप समझ बैठे थे सामने वाली टीम, अच्छा लगा कि कम से कम है। आप नसीम शाह की बात करें तो वो एक कंट्रोवर्सी भी उनके हवाले से चल रही है। उस्मान से मैं चाहूंगी थोड़ा सा इसकी डिटेल्स बताएं। नसीम शाह के अकाउंट से एक ट्वीट होता है उस्मान, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है, और 10-12 मिनट के बाद एक नया ट्वीट सामने आता है, और उसमें ये कहा जाता है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। और फिर अब कार्रवाई क्या होगी नसीम शाह के ऊपर, क्योंकि शो कॉज नोटिस तो उनको जारी हो चुका है। आई थिंक अभी तो शोकाज नोटिस जारी हुआ है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इंतजार कर रहा है नसीम शाह के रिप्लाई का कि वो क्या जवाब देते हैं, और उसके बाद फर्दर कार्रवाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से की जाएगी। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, और उसके साथ साथ जो मीडिया रेगुलेशन होता है प्लेयर्स का, उसकी भी वायलेशन उन्होंने की है। और अब वो तो ये कह रहे हैं कि जी उनका अकाउंट हैक हो गया था, और उनके किसी ने और ने ट्वीट किया, उन्होंने खुद नहीं किया, उनको इस बारे में मालूम नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कर रहा है, और हो सकता है कि कोई बड़ा फाइन नसीम शाह के ऊपर हो जाए। हो सकता है कि 40 से 50 लाख रुपए उनको जुर्माना अदा करना पड़ जाए, या इवन हो सकता है कि 1 करोड़ तक भी बात चली जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको खत्म कर दिया जाए। तो मुख्तलिफ तजावीज़ आ सकती हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। लेकिन जो गलती उनसे हुई है उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सख्त
सजा दे सकता है। और इस हवाले से जो कल उन्होंने शो का नोटिस जारी किया है, ये इसका एक इंदिया है कि किसी भी प्लेयर को अपनी जो मुकर्रर करदा जो रेगुलेशंस है उससे बाहर नहीं जाना, खास तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पैरवी लाजमी करनी है। तो हम भी यही वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। राइट, नसीम शाह इज इन सीरियस ट्रबल। यासिर भाई, आपको लगता है कि किसी भी प्लेयर को पता नहीं होता कि उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, वो कहाँ तक जा सकता है, उनसे ये गलती हुई है, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो गए हैं किसी चीज़ में? देखें, इससे पहले भी एक ट्वीट का मसला हुआ था जो फ़खर ने की थी इन फेवर ऑफ बाबर आजम। वो मुझे आई पर्सनली लो कि उसमें फ़खर का इतना उसकी कंसेंट नहीं था जितना उसके मैनेजर का था। तो यहाँ पे मुझे लगता है मैनेजर जो है ना, इसने मरवा दिया इसको। और मैनेजर्स जो होते हैं वो अक्सर अपनी लिमिट से बाहर चले जाते हैं, तो वो उनको चाहिए जो मैनेजर्स हैं। इतना फ्री हैंड होता है कि आप अपनी मर्जी से ऑब्वियसली देखिए, अगर अकाउंट पूछे बगैर वो ट्वीट कर दें। हाँ, तो ये तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही ब्लंडर है। एक तो अगर इसको कुछ होता है तो मैनेजर के साथ अगर इसका कोई साइन हुआ है, हैक वाला मामला तो समझ में नहीं आ रहा। 10 मिनट में हैक हो के वापस आपके पास अकाउंट आ गया, 10 मिनट में आप वापस ट्वीट करें। हैक वाला नहीं हो सकता, लेकिन मैनेजर की मेरे ख्याल से ये मैं समझता हूँ कि इररिस्पॉन्सिबल उसका बिहेवियर है। और इसमें देखें, प्लेयर हम जानते हैं, वी नो नसीम इज़ वेरी नाइस गाय, और बहुत यंग है, अभी तो बहुत लंबा करियर उनके सामने बड़ा रिस्पेक्ट करने वाला बच्चा है। और उससे मेरे ख्याल से उसके मैनेजर से ये होगी, ये तो ठीक है, इसको फाइन करें, ज़रूर करें, क्योंकि ताकि इसको भी पता चले कि इसने किसी को अगर लापरवाही तो कम से कम हुई, अगर हाँ, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो रिस्पॉन्सिबल बंदा हो। आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, अच्छे बॉलर हैं, आपका अच्छा फ्यूचर है, तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा डोज जाना चाहिए, लेकिन इतना लंबा फाइन ना करे करोड़ों में। हाँ, लाखों में 50 लाख तक ठीक है, समझ आती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा है, इसमें से थोड़ा सा काट के दे दें। और वैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे नसीम शाह के करियर पे? तो आपको नहीं लगता कि कोई मसला आएगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट इसमें मेलाफाइडी नहीं थी ना, इसमें ये भी मैं ऐड कर दूं, उसकी मेलाफाइडी नहीं थी ये, क्योंकि अगर आप देखें तो वो जो ट्वीट है वो लंदन से हुआ है, उसकी जो है वो उसके अगर आप मैनेज वहाँ से वो जो आपको पता चल जाता है ट्वीट कहाँ से हुआ है ना, लोकेशन, तो लोकेशन लंदन है, तो नसीम तो यहाँ पे बैठा है, लंदन में इसका मैनेजर ही हो सकता है। देखिए, अनफॉर्चुनेट अभी तक तो मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफिशियल नसीम से भी तक नहीं आई। जब तक नहीं आती, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड भी करवानी है अपनी स्टेटमेंट, अभी तो कानूनी वो जो है वो कह नहीं सकता। लेकिन आई डोंट नो अब इसके पीछे बैक एंड पे क्या मामला हैं, लेकिन जो भी चीज़ है, क्योंकि जब हम यंगस्टर्स, क्योंकि नसीम शाह एक पाकिस्तान का प्राइड भी है, पाकिस्तान क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनको खेलते, सीनियर प्लेयर भी हैं। यंगस्टर्स की हम हमेशा इसलिए बात करते हैं जो अंडर 19 स्ट्रक्चर से लड़के जो ऊपर आते हैं या जो ग्रास रूट लेवल से इस लीग्स के अंदर आते हैं, तो बैक एंड के ऊपर उनकी मैनेजमेंट, क्योंकि स्किल्स भी हमें सिखानी पड़ती हैं कि यार इस लेवल के ऊपर जाके आपने मीडिया है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको हैंडल कैसे करना है। लेकिन ये वाला मैंने कहा ना, मैं अभी तक कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट एज सच नहीं नसीम शाह की तरफ से आई। होप फॉर द बेस्ट जो भी होता है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं ख़ास करके, फिर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं चाहे यंगस्टर्स हैं, बेशक वो 50 T20 खेल जाएँ, 60 खेल जाएँ, लेकिन ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि अगर हम उनको ट्रेन करते रहते हैं कि यार आपने मीडिया में बात कैसे करनी है। मैं टीम्स के साथ ऐसा मैनेजर काम करता हूँ, नॉट एज मीडिया मैनेजर, लेकिन मेरी और मीडिया मैनेजर की हमेशा कोशिश रहती है कि जो नया लड़का है उससे हम ज़्यादा बुलवाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं रात पहले बैठ के, क्यों? एक तो उसकी हिचकिचाहट खत्म होती है, कॉन्फिडेंस आता है। एक चीज़ वो शिकायत लोगों की नहीं होती कि यार एक ही फेस बार बार आप मीडिया पे बैठा रहे हो, सबका हक बनता है। तो अच्छा होता है कि आप उनको भी ग्रूम करें, लेकिन मैंने कहा ना कि इस पर मैं अभी कुछ कमेंट कर नहीं सकता जब तक ऑफिशियल को स्टेटमेंट ना आए। नसीब बिल्कुल सही है यासिर भाई, अभी ग्रूमिंग की और बात कर रहे थे ओवैस, पाकिस्तान के प्लेयर्स और अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर कर लें या किसी भी और क्रिकेटिंग नेशन के साथ कंपेयर कर लें, बहुत बड़ा डिफरेंस है। दे नो व्हाट टू से, दे नो हाउ टू हैंडल। हमारे यहाँ वो चीज़ जितनी सिखाई भी जाए वो लैक करती है स्टिल। मीडिया हैंडलिंग का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, प्रेस हैंडलिंग का प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिटी होनी चाहिए अराउंड द प्लेयर्स, मतलब उनकी जो गैदरिंग है या कंपनी है, तो या फिर उनके पॉइंट ये कि ऐसा क्या करें हम कि हम भी उसी तरह सबसे पहले तो बच्चों को चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दें, जो बेसिक एजुकेशन है में वो आ जाते हैं क्रिकेट खेलने, फिर एजुकेशन का कहाँ से? ये तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दें, जिम्मेदारी उठा लें। मतलब एज ए नेशन है ना ये, तो अगर आप देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आप अगर जो आप बात करें असल में, क्योंकि मैं मैं अंडर 19 के साथ काम करता हूँ, तो मैं मॉडल ज़्यादा स्टडी करता हूँ।
जो इंडिया का जो अंडर 19 का मॉडल है या जो उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर इस वक्त है, आपको याद हो अजहर भाई भी हमारे साथ थे, तो हम यही बात कर रहे थे, उनका वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। इट्स जस्ट नॉट क्रिकेट। अगर आप पीछे करिकुलम एक्टिविटीज की देखें, इट्स जस्ट नॉट अबाउट मनी। इन्वेस्टमेंट हर लिहाज से। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये तो चले प्लेयर्स है ना, आप किसी भी मद के अंदर, चाहे वो टीम मैनेजमेंट में हो, चाहे आप प्लेयर मैनेजमेंट में हैं, चाहे आप कोचिंग मैनेजमेंट में, जिस वक्त आप एक स्टार आपके चेस्ट पे होता है तो आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करें, उसकी पूरी इज्जत, उसकी हर चीज़ वकार आपके ऊपर है कि आप जाके बाहर एम्बेसडर उसका कैसे चलते हैं। हमारे अंडर 19 के अंदर आज भी मैं कहता हूँ जो लड़के हमारे आते हैं उनका भी सेम स्ट्रक्चर हमारी तरह, वो कोई अपना लड़के जो उनसे उनके पेरिस से नहीं आते, वो भी छोटी मोटी गलियों से ही आते हैं, हमारे भी बच्चे आते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस अंडर 19 स्ट्रक्चर के अंदर चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, चाहे उनको उस लेवल के ऊपर एक स्टार बनाना, उनको वो ग्रूम करते रहते हैं। उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनके ऊपर अपना सेशंस होते रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, उस पर थोड़ा सा हम अभी पीछे हैं। एक और चीज़ बिल्कुल सही कह रहा है, अभी एक लड़का है इंडिया का जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, सूर्य कुमार, अच्छा तिलक वर्मा की बात करें। तिलक वर्मा, यार ही इज़ फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और उसकी एजुकेशन भी बिल्कुल, जब बोलता है पता लगता नहीं है। उसका पहला इंटरव्यू मैंने सुना और बाद में थोड़े महीनों बाद मैंने सुना, तो इट वॉज बिग डिफरेंस, क्योंकि बात करते हैं ना जब हमारा डिफरेंस ही नहीं आता, वो लड़के खुद सोचते ही नहीं है यार कि ये हम क्यों करें, करना नहीं चाहते। और फिर वो जो सिखाने वाले ना, हमारे जो सिखाने वाले, वो लड़कों के साथ ना बहुत उनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। यार आप उनको सिखाओ, उनको बताओ कि यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उनको बताना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बताते नहीं है। उनके साथ बस मजाक शुरू कर दिया, हाँ जी बस उसके साथ ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये हमारा कल्चर ऐसा है, तो ये थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। देखें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो हार्श सवालात भी होते हैं, फिर उनको भी हैंडल करना नहीं आता, या तो आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है बिल्कुल। देखें एक और चीज़ है, चाहिए जैसे शादाब ने कह दिया था, फिर वो उनके गले पड़ गई थी वर्ल्ड कप में। और देखें एक और चीज़ है, अभी तक हम लोग अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स नहीं बना सके। लाइक एक पिंडी इस्लामाबाद में होना चाहिए, एक पेशावर में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में या मुल्तान में, मुल्तान में एक सियालकोट में। विल नहीं है यहाँ के, आपको लगता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फंड्स नहीं है हमारे पास। फंड्स किस तरह नहीं है? अभी आपको सिर्फ PSL की टीम्स ने कितने देने, 8 बिलियन सिर्फ फ्रेंचाइज फी, तो उसमें से आप 1 बिलियन लगा। विल की कमी है ना, फिर विल की कमी है आपके पास, शायद आप, खैर बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और भी कॉन्ट्रोवर्सी है मिसबाह उल हक और अहमद शहजाद को लेकर, उस पर भी जरा हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं। जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक और कंट्रोवर्सी जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर, मिसबाह उल हक की जानिब से कानूनी तौर पर अब कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है और उन्होंने कहा है कि इनफ इज़ इनफ, क्योंकि अहमद शहजाद की तरफ से बार बार एक स्टेटमेंट दी गई है जो उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा है कि गाजी गौरी की जगह हसीबुल्ला को जो नहीं उन्होंने खिलाया उस पर उन्होंने तनकीद की, और उन्होंने कहा है कि हसीबुल्ला ने जब ये बात मिसबाह उल हक से जाके पूछी है तो उन्होंने उसकी 3 महीने की तनख्वाही रोक दी है। तो ये कैसे देख रहे हैं यासिर भाई, इस तरह की स्टेटमेंट और इस तरह की जंग जो शुरू हो जाती है फिर आपस में प्लेयर्स के? अहमद शहजाद को ये नहीं बोलना चाहिए था, या आपको लगता है कि गॉसिप शुरू हो गई? मैं यही कहूँगा दोनों को आप पर्सनली ज़ाहिर जानते हैं, तो मैं इसलिए आपसे, मिसबाह तो पर्सनली हम जानते हैं, बड़ा ठंडा किस्म का बंदा है, लेकिन अगर शहजाद कह रहा है कि यार उसने इस तरह किया, तो वो शायद वो अगर इतना प्रिसाइजली कह रहा है तो शायद उसको कोई रिपोर्ट हो उसके पास, कोई ऐसी बात हो उसके पास, बट वो बार बार उसने कहा है, तो फिर मिसबाह जो है वो इस पर शायद मिसबाह की इंटेंशन ना हुई हो, शायद वो उसने हसीब को ड्रॉप किया हो तो किसी और इंटेंशन की, अल्लाह जानता है। देखिए ये आप ये अहमद शहजाद अक्सर क्रिटिसाइज कर देते हैं, चाहे वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं उन पे या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, बाबर आजम के बारे में तो वो खुल के ही बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। अहमद को मैं जानता हूँ, अहमद इज़ अ गुड बॉय, लेकिन अहमद का ये कि थोड़ा एग्रेसिव है, नेचर में एग्रेसिव है ना, बात कहा जाता है, दिल की बात कहा जाता है, चाहे बाद में पछताना पड़े। बाद में अक्सर मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि जो बंदा कहता है कि यार मुझे नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम पे, लेकिन वो कर जाता है, लेकिन वो उसको इस चीज़ पे भी नहीं है कि यार मैंने कह दी तो कह दी, वो परवाह नहीं करता। तो वो अगर नहीं करता परवाह, तो वो उसकी अपनी नेचर है। अगर एक बंदे के अगेंस्ट उसको वो थोड़ा सा उसको वो ऑफेंड हो गया, तो जाहिर है फिर मिसबाह जैसा बंदा
मैंने तो नहीं देखा कभी ऑफेंड हुआ है तो उसने नोटिस ही भिजवा दिया। मतलब तुमने नोटिस ही भिजवा दिया। मतलब कितनी कोई बड़ी बात हुई होगी कि उन्होंने कहा नहीं भाई बस हो गई है मेरी। चले बहरहाल ये तो मामला अब मिसबा जाने और अहमद शहजाद जाने और कानून जाने के क्या रास्ता बनाता है। अच्छा जी, हसन खान जो कि अंडर 19 के कैप्टन भी रहे हैं, उनके साथ हमारे कोरिस्पॉन्डेंट उस्मान खान जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी होते हैं, उन्होंने कुछ बात की है। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा सुन लें, फिर हम वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के सनसनीखेज़ मुकाबलों का सिलसिला जारी है। हैदराबाद किंग्समैन ने अपना पहला मैच खेल लिया है और मेरे साथ हसन खान मौजूद हैं। ओवरसीज़ खिलाड़ी हैं लेकिन पहले पाकिस्तान में ही खेलते रहे हैं। इनसे बात करते हैं। हसन, पहले तो शुक्रिया, ये बताएं कि पहला मैच तो आपका हो गया है और अब किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है इस बार वापसी आके PSL में, और तैयारी बहुत अच्छी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट गेम जीतें और एक ट्रैक पे आएँ। सही है। हसन, देखा है कि हमने मार्नस लबुशेन आपके कैप्टन हैं, किस तरह की मेंटालिटी है उनकी और किस तरह से वो प्लानिंग करते हैं और प्लेयर्स को कैसे लेकर चलते हैं? जी बिल्कुल, मार्नस लबुशेन एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और हमारा मतलब एक सिंपल है कि हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। जैसा आपको पता है कि एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, तो वो कैप्टन है, तो उसी माइंडसेट के साथ कैप्टनसी भी कर रहे हैं और प्लेयर्स को भी यही बता रहे हैं कि आपने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है और अपनी स्किल्स को बस शो करना है। पुराने प्लेयर्स के साथ यहाँ पर आके मिले हैं आप, उनके साथ कैसी गपशप आपकी रही और कंपटीशन कैसा चल रहा है उनके साथ? कोई किसी ख़ास प्लेयर का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार वापसी आए, 3 साल बाद वापसी हुई है PSL में, तो बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे मुलाकात हुई है, सबसे मिलकर अच्छा लगा काफ़ी सारा। और कंपटीशन तो बस सब किसी से कंपटीशन है, जिससे खेलेंगे, जिसके अगेंस्ट खेलेंगे उससे कंपटीशन है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा खेलें। अभी तक जो PSL का सफ़र अभी तो शुरू हुआ है और कहाँ देख रहे हैं हैदराबाद किंग्समैन की टीम को? बिल्कुल कोशिश यही करेंगे कि जितना अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और टॉप 4 में जाएं, क्वालिफाई करें और फाइनल जीतें अपनी टीम के लिए। फैंस नहीं हैं, उम्मीद की जा रही है कि अगले कोई 10-12 दिनों के बाद फैंस की वापसी हो सकती है, तो कितना मोटिवेशन मिलेगी अगर फैंस आ जाते हैं, और अगर नहीं है अभी तो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं? बिल्कुल, एज प्रोफेशनल आपको हर सिचुएशन में, हर सिनेरियो में खेलना होता है, फैंस हो ना हो, लेकिन ऑब्वियसली जब फैंस होते हैं तो बहुत अच्छा एक उसमें इन्वायरमेंट बनता है और उसमें मज़ा आता है खेलने में। आपने हसन खान की बात सुनी है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर बड़े अच्छे और दमदार मुकाबले होते हैं। फ़ैन्स के बारे में भी बात की उन्होंने, उनका ये कहना था कि फ़ैन्स के ना होने की वजह से मायूसी है और वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द फ़ैन्स भी वापस ग्राउंड्स के अंदर आ जाएँ। ऑल राइट जी, उस्मान खान ने बात की ज़बरदस्त प्लेयर हसन खान से और उनके जज्बात क्या थे वो आपने सुन लिए। हैदराबाद की तरफ से वो खेलते। अच्छा जी, कल भी जो मैच हुआ है, हमारे पास टाइम की भी कमी है तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का, जो कि कराची किंग्स ने जीत लिया। 181 रन उनकी तरफ से बनाए गए थे और ज़ाहिर है कोयटा की जो टीम है वो चेज़ नहीं कर सकी है, वो 167 रन ही बना सकी है। ओवैस ने कल यही टीम पिक की थी, कराची किंग्स, और आपकी टीम जीत गई है। आपकी प्रेडिक्शन नोट हो रही है और एंड में हम डिस्प्ले करेंगे कि किसकी कितनी प्रेडिक्शंस ठीक हुई है। पहली दो ठीक है। पहले 2 प्रेडिक्शंस सही जा रही देखिए, है। मैं तो शुरू में आई एम नॉट कंफर्टेबल विद प्रेडिक्शन, सच्ची बात बताऊं। अभी अब यासिर भाई आपकी दो ठीक नहीं हुई है। यार एक मैच सारे हो जाए ना, फिर पता चलता है टीम की स्ट्रेंथ क्या है और वो वीकनेस क्या है। नहीं, हमने शुरू से पूछने। देखिए, इक्वल चांस है, आपके पास भी प्रेडिक्शन देने का, इनके पास भी है, उस्मान के पास भी। क्या कहेंगे कल कराची की परफॉर्मेंस? देखिए, कराची का मैंने कल भी एक बात की थी कि हम एक बात करते थे कराची कब धाड़ेगा, एंड कराची इस सीजन के अंदर मुझे इसलिए थोड़ी डिफरेंट टीम नजर आती है कि जो उनका थिंक टैंक है उसने काम बहुत ज़्यादा किया। आपके पास फायर पावर भी मौजूद है, मिडिल ऑर्डर के अंदर देखें कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलने वाले हैं, और इस वक्त उनके पास एक प्लेयर मौजूद है जिसको माइक हैसन कहते हैं कि शायद ही इज़ नॉट इन माई T20 प्लान्स, वो है हसन अली। जो उनकी परफॉर्मेंस थी, दैट स्पीक्स कि आपने कितना कंसिस्टेंट डोमेस्टिक खेला है। उन्होंने कल उन्हें 4 जो आउट किए, जो उन्होंने रिदम एक बना के रखा कराची के लिए। आप उनकी बिग बैश में परफॉर्मेंस देख लें, आप उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखें, तो वो जो एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो कराची के लिए मैं कहता हूँ बड़ा एक ना वो फाइटिंग स्पिरिट आपको बॉलिंग यूनिट में नजर आता है। वैसे साहब को दाद देनी पड़ेगी दूसरी टीम को भी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अंडर प्रेशर लेके आप आए थे ओपनर्स को, वसीम क्योंकि वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ आते हैं। मैंने कहा था ना कि उनके ऐसे ओपनर्स हैं जो कि आपको 200 प्लस रन्स भी करके दे देंगे, डेविड वार्नर और वसीम, क्योंकि तगड़े अपना एग्रेसिव आपके पास ओपनर्स मौजूद हैं। लेकिन कल जो थिंक टैंक था, उन्हें वसीम को बहुत अच्छा आउट किया। सलमान अली आगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकली वाइज अगर मैं देखूं एज कंपेयर टू वसीम, अच्छे बैट्समैन उन्होंने जो आके शॉट खेली, वो पोजीशन की बड़ी जबरदस्ती। अगला मैच जो होने वाला है उसका टॉस हो रहा है, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग का फैसला किया है। एशटन टर्नर 11 वर्सेस शादाब 11। अब देखना है कि इस मैच का क्या रिजल्ट होता है। यासिर भाई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस मैच से, और टॉस का फैसला कैसे? एक्सपेक्टेशंस तो इस्लामाबाद से ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें लाहौर में मैच है, शादाब कैप्टन है, चैंपियन टीम है,
और मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन है, खेल ही पहला मैच रहे ज़िंदगी में अपना पाकिस्तान में, और एज ए कैप्टन, और वो भी मुल्तान सुल्तान की एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि हमने कहा था कि उनको भी था, क्या कहते हैं, हैदराबाद को, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसमें वो फेल हुए पहले मैच में। इधर भी थोड़े चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि आज इनका भी टेस्ट है, लेकिन जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि साहबजादा फरहान है, ही इज़ होल्डिंग द की, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ओपनर जो मर्जी हो, मिडल ऑर्डर किसका अच्छा है, ओह यस, जिसका मिडल ऑर्डर अच्छा है वो टूर्नामेंट जीतेगा भाई। आज आपने देख लिया है, चाहे ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं भी मिल रहा है, ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिल ही जाएगा यार, नया बॉल है, बैटिंग विकेटें हैं, किसी को भी आप ओपन करा दो, अच्छा। कुछ ना कुछ वो कर ही जाएगा। लाइक यू नो, 2 फील्डर अंदर बाहर हैं, बाकी अंदर है, हार्ड बॉल है, गैप्स है, सारा कुछ है, लेकिन मिडल ऑर्डर में आगे गेम फंसता है, बॉल पुराना होता है, फील्ड खुलती है, वहाँ पे थोड़ी क्लास फिनिश करने का रोल होता है, फिनिश का रोल होता है। और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि इनकी टीम में शान मसूद कौन से नंबर पे खेलते हैं, क्योंकि स्मिथ भी हैं और फिर क्या कहते हैं, फरहान है, साहबजादा फरहान है, स्मिथ है, शान मसूद। मेरे ख्याल से शान मसूद को नीचे खेलना चाहिए। अच्छा। अगर इनकी टीम को अच्छा करना है तो शायद उनको 4 नंबर पे खेले, या हो सकता है 3 पे ही खेलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि नया बॉल वो भी खेलना उनको भी पसंद है। ये अरफात मिनहास लड़का है, और कौन है बैटिंग में इनकी, मुझे कोई ख़ास बैटिंग में कुछ नज़र नहीं आ रहा अच्छा, इनकी, डेप्थ नहीं नजर आ रही आपको कुछ चलें ओवैस से पूछ लेते हैं। ओवैस, आपको क्या लग रहा है दोनों टीमों को ऑन पेपर आप कंपैरिजन अगर हम करें तो? अब देखिए, मुल्तान एक नई टीम है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी ये फ़ायदा कि उन्होंने 2-3 ऐसे प्लेयर्स पिक किए हैं जो कि उनका एक वो हिस्सा रहे हैं। एंड्रू गॉस की बात करें, वो बड़ा एक तगड़ा आपके पास पावर हिटर ऊपर से आ जाता है। शादाब खान ऑब्वियसली खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट। कप्तानी की बात करें, फ़हीम अशरफ वापस अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए हुए हैं। फिर अब मेरे पास वो प्लेइंग 11 स्क्वाड अभी आया नहीं है कि मैं उसमें बता सकूं कौन सा स्क्वाड अभी खेल रहा है, क्योंकि इनके पास मार्क चैपमैन मिड ऑर्डर के अंदर मौजूद हैं, इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत पुराने आपको पता है प्लेयर रहे हैं, सलमान मिर्ज़ा लाहौर कलंदर के लिए थे, इस्लामाबाद के लिए। तो इट लुक्स अ वेरी बैलेंस स्क्वाड एज कम्पेयर टू मुल्तान सुल्तान। लेकिन मुल्तान सुल्तान को एक मैं कहता हूँ, वो जो एक ऑस्ट्रेलियन, फिर मुझे पता है इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मौजूद है, लेकिन जो एक ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट है, आप टर्नर की बात करें, विनिंग कैप्टन है बिग बैश का, जितना उसका परफॉर्मेंसेस बिग बैश के अंदर ही है, वो जो एक स्पार्क लेके आएंगे वो एक टर्निंग पॉइंट जरूर इनके लिए हो सकता है। लेकिन स्मिथ का आना, इट्स अ डिफरेंट ट्रैक, मुझे पता है इन लाहौर, क्योंकि थोड़ा सा विकेट मैं देख रहा था थोड़ा स्लो होना लग पड़ा हुआ है। आई डोंट नो कि फ्रेश विकेट के ऊपर अभी मैच हो रहा है, किस पे हो रहा है, साहबजादा फरहान के साथ, क्योंकि दोनों अच्छी फॉर्म के अंदर हैं। बिग बैश में आपने देखा है कि जो स्मिथ ने हालत की थी दूसरे प्लेयर्स की, तो बड़ा एक मजे का कॉन्टेस्ट यहाँ पर होगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा ब्रेकडाउन स्क्वाड की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो मुझे देखना है वो फैसल अकरम और ख़ास करके मिनहास की बात करें, क्योंकि दोनों में अरफात मिनहास और समीर मिनहास जो कि दोनों भाई भी हैं, इस्लामाबाद में वो हैं, मुल्तान में अरफात मिनहास की बात करूं, बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर है। लेकिन मिनहास, समीर मिनहास जो उनके छोटे भाई हैं, उन पर बहुत ज़्यादा बात हुई है। आपको पता है अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें, बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया, एग्रेसिव अप्रोच के ओपनर हैं वो। देखने वाली बात है कि वो किस तरीके से इस टीम के अंदर एडजस्ट अपने आप को करते हैं, क्योंकि अभी इट्स अ फर्स्ट मैच फॉर बोथ ऑफ देम। इनकी कोशिश होगी कि हम अच्छी जीत से जाएं। इस 41 मैचेस के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन होगी, याद रखिएगा, जो भी टीम होगी उसने कोशिश करनी है कि अपने ऊपर के मैचेस हम अच्छे मार्जिन से जीतें, क्योंकि रन रेट वाला मामला आगे जाके डिस्टर्ब करेगा आपको, ये बहुत ज्यादा करेगा। और इस वक्त ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं, वो ना हो जो हैदराबाद की टीम के साथ इस वक्त जो ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में बारिशें तो आज रात से, लाहौर का भी क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन ये भी चीजें टीम के ज़हन में होंगी कि हमने किस तरीके से लेके चलना है। फॉर मी इस्लामाबाद, लेकिन मुल्तान सुल्तान लुक्स अ वेरी बैलेंस स्क्वाड फॉर मी, क्योंकि एक नया टीम है। जो एस्टर टर्नर की बात करूं, क्योंकि वो जिस माइंडसेट से खेलते हैं बिग बैश के अंदर, ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इनके पास मौजूद है वो है तबरेज शमसी। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर इस्लामाबाद। लेकिन देखने वाली बात है, एक चीज़ है कि रात को हमने मैच देखा तो बॉल थोड़ा सा ना, जब चेस के लिए जा रहा था क्वेटा, हालांकि उनको 7 ओवरों में 70 था उनका, और फिर उनकी जब विकेट्स गिरना शुरू हुई हैं तो अंडर लाइट्स थोड़ा सा बॉल ग्रिप होता है और थोड़ा सा बॉल होल्ड भी होता है, स्पिनर्स का, फास्ट बॉलर्स का भी होता है। तो इट्स अगेन अ बिग चैलेंज फॉर मुल्तान सुल्तान, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। आई मीन उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया होगा। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे वो ट्रिक मिस कर गए मुल्तान सुल्तान वाले। उनको चाहिए था पहले बैटिंग करके वो प्रेशर डालते इस्लामाबाद पे, लेकिन उन्होंने पे फ्री हैंड दिया। आई थिंक दिस इज इन एक्सपीरियंस विच इज़ बिन शोन बाय टर्नर, और ऑब्वियसली उन्हीं शादाब की कप्तानी की मैं बात करना चाहूँगी। उनको वैसे पिछले दिनों जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो ये एक बात हवा में उड़ी कि नेशनल टीम की भी कप्तानी शायद शादाब को मिल रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब से शुरू हुआ है, शादाब ने जो कैप्टनसी की है, आप उनको कहाँ पर रेट करते हैं?
देखिए एज ए कैप्टन ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ अ टीम मैन, फील्ड में अच्छा है, बड़ा प्रोएक्टिव है, बड़ा अच्छा सोचता है उसे गेम की, एटलीस्ट ये T20 में वो रीड बहुत अच्छा करता है गेम को। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि उसकी बॉलिंग जब जहाँ पे उसको फ्रंट से लीड करना है ना, तो वहाँ पे वो उसको बहुत ही ग्रिप चाहिए अपनी बॉलिंग पे और अच्छी फॉर्म चाहिए। बैटिंग में भी वो कर जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ 60% प्लस आई वुड गिव हिम एज ए कैप्टन फॉर नेशनल टीम एज वेल। आपको लगता है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें ये बेहतर चॉइस हैं? यस एब्सोल्युटली, ही इज राइट देयर। शाहीन अफरीदी, क्योंकि बड़े अरसे तक ये वाइस कैप्टन भी रहे, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है देखिए कैप्टन 3 साल हमने इन पे इन्वेस्ट किया एज ए वाइस कैप्टन। उनको चाहिए था कि जहाँ पे कैप्टन चेंज होना चाहिए था ना, वहाँ पे हम लोगों ने गलती की। पाकिस्तान क्रिकेट वाइस बोर्ड कैप्टन ने, का मतलब ही यही होता है कि कप्तान ज़ाहिर के है बाद 3 उनकी साल, बारी देखिए है। 3 साल 2 साल मेरे ख्याल से स्मिथ रहा है वाइस कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का, फिर वो 10 साल कप्तान रहे पाकिस्तान। एग्जैक्टली, वो ऑस्ट्रेलिया तैयार टीम। करते हैं ना कप्तान को, हाँ, तो हम लोग पता नहीं वाइस कैप्टन क्यों बनाते हैं और फिर इसीलिए वाइस कैप्टन नहीं कैप्टन की वो बनाते। कैटेगरी खत्म कर दी है। मतलब ये देखें ना, ये माइंडसेट इट्स नॉट राइट। आपने अगर वाइस कैप्टन बनाया तो फिर एटलीस्ट उसको 1-2 साल तो कप्तान बनाए, तो फिर आप वाइस कैप्टन क्यों बना रहे थे? ये सिर्फ हवाई चली थी शादाब को कप्तान बनाने की, या आपको लगता है कि इसके पीछे काम भी हो रहा है? देखिए नहीं, ये हवाई है। वर्ल्ड अभी कप इसके में- बाद ये हवा भी चलाई जाती है मेरे ख्याल से। वर्ल्ड कप में आपको पता, जब भी वर्ल्ड कप इससे पहले भी हो, कब हवा नहीं चली। हर कप्तान के बारे में चलती है कि इनको चेंज कर दें, उस कप्तान को ले आएं। तो ये जस्ट अपने कप्तान पे प्रेशर डालने के लिए था या इनको जरा? प्रेशर भी डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये तो मैंने फिर कहूँगा कि PSL की कप्तानी को आप कभी भी नेशनल टीम की कप्तानी से रेट नहीं कर सकते। वहाँ जो प्रेशर आपने लेना है वो नहीं, आप लिटरली उनकी एबिलिटीज को देख के आपको क्या लग रहा है कि इज ही एबल टू लाइक? ये वैसे क्वेश्चन आप हर PSL में करती हैं। यासिर भाई को मेरा सवाल याद है, लेकिन असल में हवा शादाब भी का चल पड़ी क्वेश्चन ना। जो है ना, वो नहीं, हमेशा अगर वर्ल्ड कप में शादाब की बात ना हो रही होती अभी कप्तानी की, तो शायद मैं भी ये हाँ, बात ये ना बिल्कुल, हाँ। तो अभी बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि मेरे लिए ऐसा कैप्टन शादाब खान तब डिजर्व करता है इफ ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट इन द बॉलिंग यूनिट, जहां पर आपको मार पड़ रही होती है, जहां पर एक बॉलर बड़े दिल से आता है ना। देखें, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, उसने मैन ऑफ द मैचेस भी ज्यादा लिए हैं, परफॉर्म भी किया, उसने बिग बैश में परफॉर्म किया ना, विद अ बैट विद अ बॉल उसने किया है। लेकिन आपका ज्यादा एज अ यूटिलिटी क्रिकेटर है, एज अ बॉलर एज कंपेयर टू बैट्समैन। ठीक है, जहां पर बॉलिंग यूनिट को जरूरत है आपकी, जहां पर आपने आगे ब्रेक थ्रूज देने हैं, वहां पर अगर शादाब खान हट के किसी और को लगाएं, खुद बीच में ना आए, फिर नजर आता है कि आप डरे हुए कप्तान बिल्कुल सही है। हैं। वहां पर आपको न डर होना पड़ता है। लेकिन इन दोनों टीम्स को अगर आप कंपेयर करें ना, फर्क यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो परसेंटेज दे दें, टाइम मेरे पास सेकंड्स में फॉर है। देखिए फॉर मुल्तान सुल्तान आई वुड गो विद 65 ओके, एंड इस्लामाबाद 35। इस्लामाबाद को आप कम रेट करें। अभी आपने इस्लामाबाद की तारीफों के इतने पुल बांधे थे, उसके मैं आपको बावजूद बताया कि मैं मुल्तान को इसलिए रेट कर रहा हूं क्योंकि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर भी तगड़ा है। ऑलराइट, यासिर भाई योर परसेंटेज जल्दी कर। 70-30 अदर इन वे फेवर ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, यस। आप लोगों ने जाना ही opposite है, right? आज जो है ना, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चलें जी, कहीं ना बिल्कुल कहीं ना कहीं तो ये एक मिनट हम दोनों ठीक है। हमारा टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। मैं आपको बताऊंगी शो के बाद, क्योंकि हमारा खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। वैसे मेरी इस्लामाबाद टीम है, इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।